हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञानाइस। तो आज हम देखेंगे कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के बॉर्डर पे, तो क्या रीजन है उनका, क्या रीजन है उनका प्रोटेस्ट करने का। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एमएसपी होता है और एमएसपी के बारे में इतना डिबेटेड इशू क्यों है। तो एक डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि फार्मर्स क्या होते हैं, कि कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर है किसी भी देश में, तो वो उस देश की इकोनॉमी का बैकबोन होती है। इवन अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, तो उसमें एग्रीकल्चर तो मेजर रोल प्ले करेगा ही। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भी एग्रीकल्चर मेजर रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से सेक्टर से आएगा। थर्ड थिंग, सर्विस सेक्टर में भी जैसे हम आड़तिया की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कोई भी सर्विसेज, जैसे अभी ई नैम वगैरह है, तो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या है, मंडी में क्या सर्विसेज होती है मोस्ट ऑफ द काइंड्स। तो वो सर्विस सेक्टर में भी एग्रीकल्चर का ही रोल है, एक तरीके से एक्सटेंडेड रोल जिसे बोल सकते हैं हम। ये हम बात कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में रोल होगा। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर की वजह से हम बात करेंगे कि जीडीपी का कितने परसेंट शेयर, मोस्टली 15 to 16% हमारे जीडीपी का जो शेयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे हम अभी डिबेट करते रहते हैं आपस में कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज कर रही है, एम्प्लॉयमेंट इतना है, ये भी है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से 44.9 या 43, मतलब समवेयर अराउंड 44% क्या है, एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो सपोज करो कि हमारे पास अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ना हो, हमारे पास अगर किसी के पास खेती ना हो, जमीन ना हो, तो तब इतने लोगों को रोजगार देना क्या गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली कि एग्रीकल्चर का जो रोल है वो ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, घर में नौकरी प्रोवाइड करना ही नहीं है, उसके अलावा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उनमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, और इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट थी, वो प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर थी, और अभी क्या है सेकंड जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 जिसे हम नाम दे रहे हैं, वो क्या है। और दिल्ली के बॉर्डर्स पे, आउटस्कर्ट्स पे क्या है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे फार्मर्स क्या इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या है, और उसको हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम क्या इससे फाइंड आउट कर सकते हैं या क्या हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट चीज कि ये टॉपिक, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि वाई न्यूज, न्यूज में क्यों है। सेकंड, उसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे क्या क्या फैक्ट है, और उसको फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड में हम उसका पॉजिटिव एज वेल एज उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देखेंगे। उसके बाद में हम वे फॉरवर्ड कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हमें इस सीक्वेंस में करना है। प्री प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट याद रखो, सिंपल फैक्ट और बेसिक। आज के पेपर में फैक्ट को हटा के जो यूपीएससी का प्री है वो एक रेशनल थिंकिंग या तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करेगा। लेकिन जो मेंस होगा उसमें आपको एक सीक्वेंस रखनी है कि सबसे पहले कि न्यूज में क्यों था। सबसे पहले कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसमें आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि ये टॉपिक इस वजह से न्यूज में था, या फिर लिख सकते हो कोई भी डाटा उस चीज से रिलेटेड। मान लो अगर एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो एम्प्लॉयमेंट में कितनी है, हमारी जीडीपी में कितनी है, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ये जो इशू है, कोई भी इशू हो, तो वो न्यूज में क्यों था, वाई न्यूज। फिर आप उसका पॉजिटिव बताओगे अगर पॉजिटिव पूछा गया, फिर छोटा सा आप नेगेटिव बताओगे, और फिर वे फॉरवर्ड दैट इज कंक्लूजन। इस तरीके से सीक्वेंस रखनी है हमें मेंस पेपर के लिए। तो हम बात करते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट न्यूज में क्यों था। फार्मर्स कहाँ कहाँ से, पंजाब, हरियाणा और यूपी से। ये हमने बात की थी ना, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। तो दिल्ली की तरफ क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मार्च मार्च मतलब अपना क्या नारा दे रहे हैं कि दिल्ली चलो प्रोटेस्ट। अब दिल्ली चलो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये कब से है, मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया से। इवन एंशिएंट से नहीं, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी, हम उसमें पढ़ते हैं दिल्ली चलो। तो दिल्ली की इंपोर्टेंस हम समझ सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि हमेशा दिल्ली क्या सेंटर रहा है, कैपिटल सिटी रहा है। तो ये क्या डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, कि जो एमएसपी है उसको क्या लीगल स्टेटस देना चाहिए, उसको एक लॉ के थ्रू लेके आना चाहिए। अभी एमएसपी कौन इशू करता है, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको रिकमेंड करता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अभी सीएसीपी क्या है, रिकमेंड करता है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे डिटेल। तो अभी ये इशू था,
इसके बाद 2020 में जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, 3 रोज को लेके एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 रोज लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो 3 रोज के अगर 3 रोज के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ते, क्या उनका नाम था। फर्स्ट था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये था कि अगर जो फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो उसको कैसे बेच सकते हैं, क्या हमें ये कंपल्सन होगा कि वो एपीएमसी में बेचने हैं या फिर हम अपने फार्म गेट पे भी बेच सकते हैं। सेकंड क्या था, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जिसको नाम दिया जा रहा था कि अभी क्या जो हमारे बड़े बिजनेस सेक्टर्स है या कॉन्ग्लोमेरेट है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी जो फार्मर्स को क्या देंगे, एक एडवांस देंगे, पेमेंट देंगे और उससे कुछ प्रोड्यूस कराएंगे, उसको खरीद लेंगे। थर्ड क्या था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये एक्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था 1957 में। तो ये क्या करता है कि कुछ एसेंशियल कमोडिटी को उसमें रखता है और उनका प्राइस अगर 50% या 100% बढ़ जाएगा तो उन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दीज वर द 3 लॉज इन 2020। जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तब ये गवर्नमेंट ने इनको रिपील किया, इनको वापस लिया। तो अभी देखते हैं कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 है, तो फार्मर्स दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी कुछ डिमांड्स होगी। और फार्मर्स ऐसी कम्युनिटी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फोकस किस पे रखते हैं, अपने काम पे फोकस रखते हैं। उनको बाहरी दुनिया से या कोई भी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता है। अगर वो लोग रोड पे आ रहे हैं, रोड पे आके बातें कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के, अपना खेत छोड़ के, सबसे ज्यादा प्यारा उनको क्या होता है, अपना खेत होता है। इवन अपने घर से भी ज्यादा प्यारा अपने बेटों के बराबर क्या होता है, खेत होता है। अगर वो उन सब चीज को छोड़ के रोड पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। फर्स्ट लाइन की सबसे बड़ी हेडलाइन डिमांड तो क्या है उनकी, जो 12 पॉइंट एजेंडा है, जो 12 पॉइंट का जो डिमांड है उनकी, उसमें क्या है, एमएसपी को लीगल करो। और एमएसपी का जो डिटर्मिनेशन होता है, एमएसपी को जो आप प्राइस डिटरमाइन करते हो किसके बेसिस पे करते हो, वो एमएस स्वामीनाथन कमीशन बैठाया गया था। तो उसने C2 इम्प्यूटेड कॉस्ट वाला फॉर्मूला बताया था। लेकिन गवर्नमेंट किसके बेसिस पे देती है, एग्रीकल्चर लेबर्स, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फार्म लेबर्स, गवर्नमेंट इसके बेसिस पे देती है। तो उस कमीशन ने क्या कहा था, C2 इम्प्यूटेड कॉस्ट प्लस 50%, इसके बेसिस पे। तो जो फार्मर्स कम्युनिटी है वो कह रही है कि उनके जो 12 पॉइंट एजेंडा है, जो 12 मांगे हैं, उसमें सबसे पहले एमएसपी को एक लो की तरह प्रेजेंट करो। सेकंड चीज है कि जो एमएसपी का प्राइस एमएस स्वामीनाथन सर ने, कमीशन ने जो डिटरमाइन किया था, आप उसके बेसिस पे एमएसपी डिटरमाइन करो। इसके अलावा हम देखते हैं छोटा छोटा सा डिटेल में, जो बाकी पॉइंट्स है थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो एमएस स्वामीनाथन जो कमीशन है, उसने क्या कहा था, गवर्नमेंट को प्राइस एमएसपी का कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए, 50% बढ़ाना चाहिए। किस प्राइस से, मतलब कोई फॉर्मूला उसने बताया था, उन्होंने बताया था। तो वो फॉर्मूला क्या था, C2 प्लस 50% ऑफ द फॉर्मूला। तो C2 क्या था, इंप्यूटेड कॉस्ट। इसके बारे में बाद में देखेंगे जब एमएसपी को हम एनालाइज करेंगे, एमएसपी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, इट इंक्लूड्स द इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रेंट ऑन द लैंड कॉल्ड C2 टू गिव फार्मर्स 50% रिटर्न। तो इसने डेफिनेशन दी है C2 की, क्या है, क्या डेफिनेशन है C2 की, इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हम कैपिटल यूज करते हैं, तो क्या क्या हम कैपिटल यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, उसके अलावा जो भी मशीनरी होगी वो सारा हमारा कैपिटल्स के अंदर आएगा। तो जितना भी हम कैपिटल अपना जो यूज करते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट नहीं, उसकी यूसेज की कॉस्ट, अगर वो हमने रेंट पे दिया इन केस, तब उसकी यूसेज की कॉस्ट। और सेकंड चीज है रेंट ऑन द लैंड, कि अब जो मेरे पास मेरा खुद का लैंड है, ये लैंड मैंने किसी से रेंट पे दिया है, किराए पे दिया है। अगर मैंने खुद का लैंड है मेरा, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको दूसरे को दे सकता हूँ, जिसको हम गांव में क्या बोलते हैं, उगाई पे देना। उगाई का कुछ रेट होता है। अगर मैंने उस पर खुद खेती ना करके दूसरे को दे दिया और उगाई पे दे दिया, तो मेरे पास एक पेमेंट आएगी। तो उसको बोलते हैं हम कि मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि मैं ये ना करके ये भी तो कर सकता हूँ। तो मैं अगर कोई चीज मिस कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज को मिस ना करना पड़े, ऐसा मैं काम करूँ। मेरे को एक मोटिवेशन होना चाहिए, मेरे को एक एनकरेजमेंट में होना चाहिए कि मैं खेती करूँ। तो ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला फंडा है, वो इसमें एडजस्ट होएगा, रेंट ऑन द लैंड, कि आप जो उसका लैंड है उसके ऊपर रेंट भी इंक्लूड करो, ठीक है। और उस पे जो टोटल इंक्लूड करने के बाद 50% आपको क्या है, रिटर्न देना है, उस 50% एक्स्ट्रा देना है। मानो अगर 100 रुपए का मेरा ये टोटल C2 कॉस्ट आया, तो 50% ऑफ 100 दैट इज 50 रुपीज। तो आप मेरे को कितनी पेमेंट करोगे, 150 रुपीज, 150 रुपीज करोगे। भैया अगर जितना मैंने यूज किया, जितना मेरी पेमेंट हो रही है, उतना ही मेरे को रिटर्न आ रहा है, तो मैं काम क्यों करूंगा, मैं क्यों खेती करूंगा, मैं कोई और बिजनेस करूंगा। सेकंड चीज, अगर अब मैंने कुछ काम किया और मुझे उस पर रिटर्न वापस आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब 50% या 20%, 30% जो भी है आ रहा है, तो मैं एक ना एक तरीके से मैं क्या मोटिवेटेड फील करूंगा उस काम को करने के लिए। वही चीज ये भी है। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट इज यूज टू अकाउंट फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो हमने पढ़ा वही चीज है। द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल accounts for the interest or return that could have been earned if the capital invested in farming were instead invested elsewhere। अगर उसको कहीं और इन्वेस्ट किया गया होता तो वहां से जो रिटर्न आता, अगर मैं वहां से जो रिटर्न आता, सेकंड केस मैं अगर फार्मिंग कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर काम मेरा ऑक्यूपेशन है, तो वहां से जो मुझे रिटर्न आ रहा है तो मैं उसको एग्रीकल्चर में ना यूज करके किसी और बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, तो वहां से मुझे जो रिटर्न आ रहा है तो एक तरीके से वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो 12 पॉइंट एजेंडा है या 12 जो मांगे हैं तो उसमें मेजर मेजर क्या है। सारी हम डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। फर्स्ट क्या है कि फॉर डेप्ट वेवर फॉर द फार्मर्स एंड लेबरर्स। अब हमारा लेक्चर क्या है, एमएसपी का है, तो हम डेप्ट वेवर के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमने डेप्ट लिया है बैंक से या कहीं और से, उसको हमें वेव कराओ, उसको माफी दो। Implementation of the Land Acquisition Act of 2013 with the provision for written consent from the farmers before acquisition and compensation कितना 4 times the collector rate। अब कोई भी जमीन होती है उसका हमने पढ़ा होगा कि सर्कल रेट होता है, या फिर हम जिसको दिल्ली में या किसी और सिटी में क्या बोलते हैं कि लाल डोरे की जमीन है, पक्की जमीन है, तो वहां पे कलेक्टर रेट होता है या सर्कल रेट होता है। तो फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि जो भी अब जमीन अगर तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो तो हमें कंपेंसेशन कितना देना चाहिए, 4 टाइम्स किसका, कलेक्टर रेट का। सेकंड चीज कह रहे हैं कि तुम्हें रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, मतलब तुम्हें साइन कराना पड़ेगा प्रॉपर कि हाँ हम अपनी जमीन दे रहे हैं, ऐसे ही तुम जबरदस्ती किसी से किसी की जमीन नहीं दे सकते। तो ये बात कर रहा है रिटर्न में कंसेंट लो किससे, फार्मर से एक्विजिशन के लिए। तुम अगर एक्वायर करना चाह रहे हो कोई जमीन तो तुम्हें क्या है, रिटर्न में कंसेंट देना चाहिए। थर्ड चीज है कलेक्टर रेट इज द मिनिमम वैल्यू एट विच अ प्रॉपर्टी कैन बी रजिस्टर्ड व्हेन बाइंग और सेलिंग इट। तो ये वही है जो मैं अभी बात बता रहा था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रेट एक तरीके से, तो गवर्नमेंट ने हर प्रॉपर्टी का मार्केट के हिसाब से रेट फिक्स किया होता है, वही हो गया। तो दे सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट टू प्रिवेंट द अंडर वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड टैक्स इवेशन। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है कलेक्टर रेट। इसके बारे में हमने बात की, और कितने टाइम्स फार्मर्स ने डिमांड किया, 4 टाइम्स। पनिशमेंट फॉर द परपिट्रेटर ऑफ द एक्ट 2021 लखीमपुर खेरी किलिंग्स। तो ये कह रहा है कि लखीमपुर खेरी में 2021 में किलिंग्स हुई थी, उनके जो करने वाले थे, जिन्होंने ये किलिंग्स की थी, जिन्होंने मर्डर किया था, उनको क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, तो ये तो होना चाहिए एज पर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम द डब्ल्यूटीओ एंड फ्रीज ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जो फार्मर्स कम्युनिटी है उसका मानना है कि हमारे देश के बाहर बहुत सारे गवर्नमेंट क्या है, कंपेंसेट करती है वहां के फार्मर्स को, ये एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो और उनके पास जो फार्म्स है वो बड़े बड़े हैं, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या इकोनॉमी ऑफ सेल जो हम बात करते हैं, ईओएस बात करते हैं, वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं उनको एक एज मिलता है कि अगर उनका प्रोडक्ट जो है इंडिया में आएगा तो वो सस्ता बिकेगा, लेकिन हमारा क्या है, महंगा बिक रहा है। तो अपने जो लोकल फार्मर्स है उनको नुकसान होगा उस चीज से। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है वहां से अपनी मेंबरशिप वापस लो, वहां से विड्रॉ करो, और जितने भी इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि बाहर से जो आइटम्स आ रहे हैं और इंडिया क्या है उन पर कोई 0% टैक्सेशन वगैरह है, फ्री में ट्रेड कर रहा है एक तरीके से, कस्टम ड्यूटी वगैरह जीरो है, तो उनको तुम फ्रीज करो कुछ टाइम के लिए। पेंशन फॉर द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। तो पेंशन की बात कर रहा है किसके लिए, फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के लिए, फार्म लेबरर्स के लिए। Compensation for the farmers who died during the Delhi protest in 2020. Next, compensation for the farmers who died during the Delhi protest in 2020, including a job for one family member. तो ये कह रहा है कि जो जिनकी भी डेथ हुई थी 2020 के प्रोटेस्ट में, उनके लिए आप कुछ कंपेंसेशन है, उसके अलावा एक फैमिली मेंबर की जॉब भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था हमारा 2020 में, ये उसको भी खत्म करने की बात कर रहा है, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहा है। जो 12 पॉइंट एजेंडा है, आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना, पूरा याद नहीं रखना, बस एक ओवरव्यू रखो कि फार्मर्स की इस टाइप की कुछ डिमांड्स थी। नेक्स्ट है 200 इंस्टेड ऑफ 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा में कितना जो लीगल हमारे पास वर्किंग होती है वो कितने डेज की होती है, 100 डेज की लीगल गारंटी होती है। तो ये बात कर रहा है कि आप 200 डेज की करो, उसे 100 से बढ़ा के। भाई 365 डेज हमारे पास टोटल, अगर वो 100 दिन काम करेगा तो उसके पास कितने दिन बच गए, 265 डेज बच गए। तो बाकी के 265 डेज वो क्या करेगा,
अगर उसके पास कुछ काम ही नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये 200 डेज करना चाहिए। ठीक है, ये डिमांड कर रहा है, जो फार्मर्स की जो डिमांड है उनमें से ही एक है। सेकंड चीज ये बात कर रहा है कि जो उनको डेली वेजेस आप दे रहे हो तो अभी कितना है, 202 या 212 इस टाइप कुछ है। ये भी कोविड टाइम में 25 रुपीज गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, तो ये कह रहे हैं कि इसको 700 रुपीज कीजिए बढ़ा के। अब 200 रुपए पर डे अगर आप पूरे दिन की लेबर, वैसे अगर आप किसी भी गांव में किसी भी एरिया में जाओगे तो लोकल अगर अगर कोई पेमेंट होती है पर डे लेबर की तो वो 600 टू 700 ही होती है। लेकिन गवर्नमेंट के एमजी नरेगा में काम करने के बाद आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, 200 के अराउंड मिलती है। तो 200 के अराउंड मिल रही है तो उसमें, और वो भी 100 डेज की गारंटी है, तो आपको सिर्फ कितना मिलेगा पूरे ईयर में, कितना दिन कितना मिलेगा, 200 इंटू 100 तो कितना मिलेगा, 20,000। तो पर ईयर इनकम कितनी होगी, 20,000। तो आप सपोज कर सकते हो कि 20,000 रुपीज पर ईयर। तो इसमें क्या कोई अच्छे से एक आदमी भी अच्छे से खा नहीं पाएगा तो वो अपनी फैमिली का क्या ध्यान रखेगा। तो ये इनकी एक डिमांड थी। इसके बाद क्या कह रहा है कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन कंपनीज प्रोड्यूसिंग फेक सीड्स, पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, इंप्रूवमेंट इन सीड क्वालिटी। अच्छा, इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी का वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है कि हमारे पास गुड क्वालिटी सीड्स नहीं है। कंपनी क्या है, फेक सीड्स प्रोवाइड करती है। वो आपसे दावा कर रही है, मान लो आपने गन्ने का कोई 1 बीघा का खेत है आपका, और वो कह रहे हैं कि इसमें 100 कुंटल कम से कम जो आपकी है आउटपुट आएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप उसको पूरा अच्छे से सिंचाई इरिगेशन वगैरह करने के बाद आप देखते हैं कि उससे 40 टू 50 कुंटल्स आया, तो कहीं ना कहीं कितना गैप आया, 1-2 कुंटल या 10 कुंटल तक का मैक्सिमम गैप आ सकता है। लेकिन वहां पे आपको लेस देन हाफ 50% से कम आ रहा है, तो सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसका मतलब सीड्स में ही कोई कमी थी। ऐसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या सीड क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट तो अच्छा है। ये सिर्फ फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। और जैसे हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, इंडिया में इतने परसेंट पुअर्स है, 200 मिलियन पुअर है, तो कहाँ से 410 से 410 से इतने मिलियन पुअर से हम इतने 200 मिलियन पुअर में आ गए। या आप बात करते हैं ना, जैसे इंडिया की WHO की भी रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें फूड सिक्योरिटी का ही मेजर रोल है। इंडिया ने HYV सीड्स ग्रीन रिवोल्यूशन में आए, वहां से इंडिया क्या फूड सिक्योर हुआ। अभी अगर हमारे पास अच्छे सीड्स होंगे तो क्या हमारा आउटपुट, जब प्रोडक्टिविटी अच्छी और बढ़ेगी, अब और अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी और अच्छी होगी, इवन पीपल्स का हैप्पीनेस, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो और अच्छा इंप्रूव होगा। तो वहां से हम देख सकते हैं कि ये बात करते हैं स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के बारे में, उन सबको जो अगर फेक सीड्स या पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स कोई बना रहा है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी। कौन सी नेशनल कमीशन होना चाहिए किस चीज के लिए, स्पाइसेस के लिए। कौन कौन से, जैसे चिली मिर्ची के लिए और टर्मरिक हल्दी के लिए। अभी हमारे पास नेशनल कमीशन है, टी के लिए बोर्ड है, कॉफी के बोर्ड है। ये इवन यूपीएससी 2022 या 2023 में पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन। इसके अलावा एंश्योर द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स ओवर वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड। जैसे अभी जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास कंट्रोल होता है, इसका जो है एक्सटेंडेड उनको पावर दी गई है, किस किस की कौन सी बॉडीज, वाटर बॉडीज के लिए, इवन फॉरेस्ट के लिए और लैंड्स के लिए। तो ये कह रहा है कि इंडिजिनियस जो भी पीपल्स है, अगर कोई कहीं पे रहता है तो उसके पास वहां की राइट्स होने चाहिए, किस किस के, वाटर्स के, फॉरेस्ट के और लैंड। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज को लेके, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो नवंबर 2021 में जब फार्मर्स ने, जो गवर्नमेंट ने 3 जो फार्म लॉस थे उनको वापस लिया था, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक कमेटी बनाई जाएगी एमएसपी को लेकर। किस पे, एमएसपी को लेकर। तो उसका पर्पस क्या था कि हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो इसको हम बोलते हैं जैविक खेती या ट्रेडिशनल, जो हमारी पहले जो हम खेती करते थे विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स, तो इसको डिस्कस करने के लिए कमेटी बनाई थी। और वो डिसाइड करेगी क्रॉपिंग पैटर्न्स किस तरीके से होना चाहिए। अभी क्या एक एक क्रॉप पे हम कोई भी पार्टिकुलर एरिया एक्सेसिव फोकस कर रहा है, तो वहां से लैंड की क्वालिटी भी घट रही है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है, इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है पीपल्स को। तो अभी आपने एक चीज और सुनी होगी, कभी बीकानेर से मतलब एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस, हरियाणा उससे पंजाब से, तो उसमें जो कैंसर पेशेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये फोकस करके बनाई गई थी। तो उसके उसके बिहाइंड बैक स्टोरी क्या है कि किसी पार्टिकुलर एरिया से, गांव से, कि कैंसर की पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो वहां ये केमिकल्स बढ़ने की वजह से वहां के लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी। तो वहां के लोगों को इलाज प्रोवाइड करने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। तो आप इस स्टोरी को भी अच्छे से पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि हमें क्यों ZBNF, दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहिए। तो दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 2022
बट अब तक इसने कोई भी रिपोर्ट वगैरह प्रोड्यूस नहीं की है, फर्स्ट चीज। सेकंड है, ड्यूरिंग अ रिसेंट मीटिंग बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड फार्मर्स यूनियन, जो फार्मर्स यूनियन के जो लीडर हैं, गवर्नमेंट ने ऑफर किया है एक नई कमेटी बनाई जाएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी किस किस सेक्शंस को। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं? फार्मर्स एक स्टेक होल्डर है, इवन कुछ इकोनॉमी के पीपल्स या पर्संस भी स्टेक होल्डर होंगे, इवन कंज्यूमर ऑफ एग्रीकल्चर कोमोडिटी एग्री कोमोडिटी वो भी स्टेक होल्डर है, और गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव कहां से होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर से, गांव से, और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से, मिनिस्ट्री से, ठीक है। दिस कमेटी इट विल एड्रेस द फार्मर्स डिमांड फॉर एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। तो ये क्या है? ये इस चीज को एक्सप्लोर करेगी सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को। द गवर्नमेंट प्रोमिस दैट दिस न्यू कमेटी इट वुड मीट रेगुलरली एंड वर्क विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। तो ये क्या है कि लगातार कुछ कुछ टाइम पे मीट करेगी और कुछ टाइम फ्रेम में रिपोर्ट देगी। अभी हम बात करते हैं कि अगर एमएसपी को एक लॉ की तरह लेजिस्लेट किया जाए, पार्लियामेंट एक्ट की तरह इसको प्रेजेंट करे। अभी हम बात करते हैं कि लेजिस्लेशन ऑफ एमएसपी में क्या क्या चैलेंजेस है। तो फर्स्ट क्या है? फोर्स प्रोक्योरमेंट, मैंडेटिंग द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर ऑल प्रोड्यूस एट एमएसपी could lead to ओवर प्रोडक्शन, causing वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टोरेज प्रॉब्लम्स। तो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट को फोर्स किया जाएगा कि सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो एमएसपी पे प्रोड्यूस किया जाए, एमएसपी पे खरीदा जाए, तो इससे क्या होगा कि ओवर प्रोडक्शन होगा। जो फार्मर्स होंगे वो ओवर मोटिवेटेड फील करेगी टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर क्रॉप जिसका एमएसपी ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि अब हमारा जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारा जो शांता कुमार कमेटी था, शांता कुमार कमेटी जो बैठाई गई थी वेस्टेज ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो उसने बताया था कि कितना फूड प्रोड्यूस जो है 30 मोर देन 30% क्या है हमारा वेस्ट हो जाता है। कितना इकोनॉमिक वैल्यू में हम कितना लॉस करते हैं? 70,000 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिकली लॉस होता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्टेज की वजह से। तो ये कह रहा है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और ज्यादा बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट सारा अगर परचेज करती है तो उसको कहां पे रखेगी, कहां पे स्टोर करेगी? तो स्टोरेज एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स होगी। इट माइट आल्सो डिस्टॉर्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स एज फार्मर्स माइट प्रायोरिटाइज क्रॉप्स विद एमएसपी ओवर अदर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज सोइल हेल्थ। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकुलर क्रॉप पे ज्यादा अच्छा एमएसपी है तो फार्मर्स क्या है उसकी तरफ ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, उस क्रॉप को उगाने की तरफ ज्यादा ज्यादा अपने आप को एनकरेज फील करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि वहां की जो सोइल की हेल्थ है, एक पर्टिकुलर अगर आप क्रॉप रोटेट नहीं कर रहे हो तो क्रॉप रोटेट ना करने की वजह से वहां की जो सोइल की हेल्थ होगी उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड क्या है, वहां की बायोडाइवर्सिटी भी खराब होगी। इफ द गवर्नमेंट हैज टू बाय द प्रोड्यूस बिकॉज देयर आर नो बायर्स ऑफरिंग द एमएसपी, तो इट डजंट हैव द रिसोर्सेज टू स्टोर एंड सेल लार्ज अमाउंट्स ऑफ इट। पहली बात क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई स्टोरेज की दिक्कत है, गवर्नमेंट कहां पे स्टोर करेगी अगर कोई और परचेज नहीं कर रहा है। सेकंड चीज कि अब उसको सेल कैसे करेगी गवर्नमेंट, उस इतने रिसोर्सेज का करेगी क्या? अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मान लो मैं क्या है, एक गन्ना मेरे पास फैक्ट्री है तो मैं गन्ना परचेज करता हूँ, गन्ने का गुड़ बनाता हूँ, जो मोस्टली या तो लोगों के लिए मतलब पर्सन के लिए खाने के लिए होता है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूसेज होता है, मतलब एनिमल्स वगैरह के यूसेज में आता है। तो अगर मान लो गन्ने का रेट क्या है, 350 है, किसी स्टेट में गन्ने का रेट 350 है, तो किसान क्या मिल पे जाएगा, मिल पे पर्चिया सिस्टम होती है, तो जो मिल होती है वो टोटल प्रोड्यूस जितना भी होता है आपका सारा परचेज नहीं करेगी, वो लिमिटेड क्वांटिटी में परचेज करती है। तो अभी आप ये जो किसान होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास एक ऑप्शन है कि इनके पास जो भी जितने भी जो गन्ना फैक्ट्री होती है छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं कोल्लू, तो वहां पे जाएंगे और उनके उनमें गन्ना बेच के आएंगे 280 या 290 के अराउंड, ठीक है। यहाँ से इनको फायदा क्या है कि इनको कैश में डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। अब 350 डायरेक्ट पेमेंट उनके 1 साल 2 साल का एरियर 2-3 साल के बाद आती है या 1 साल के बाद आती है। तो यहाँ पे अगर किसी किसान को डायरेक्ट हैंड टू हैंड सेल करके कुछ पैसा लेना है तो वो पैसे वाली दिक्कत खत्म हो जाती है। सेकंड चीज उनका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। अब ये 280 या 290 में परचेज कर रहे हो, इसका गुड़ बना रहे हैं, गुड़ बना के इन्होंने बेच दिया, उसको बेच दिया, अब वो एनिमल्स के यूज में आया या फिर लोगों के यूज में आया, पीपल्स के यूज में आया। अब अगर एमएसपी पे परचेज करना एक लो है तो ये 280 290 पे परचेज नहीं करेंगे, इनको परचेज करना पड़ेगा 350 पे। फर्स्ट चीज क्या है कि अगर इसकी क्वालिटी करने की खराब है तो ये 350 पे इसको परचेज नहीं करेंगे, और क्योंकि ये लो है 350 से कम परचेज नहीं करना, तो ये क्या कम पे भी परचेज नहीं करेंगे क्योंकि इनको फिर पनिशमेंट या पेनल्टीज का खतरा होगा, नहीं परचेज करेंगे। अब ये किसान कहाँ जाके उसको बेचेगा, नहीं बेच सकता, या ये लोग नहीं खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, वहां पे उसका मेल में नहीं बिक रहा, तो वो क्या वो उसके लिए टोटल की 350 का ही लॉस है ना उसके लिए, तो अब पूरा का पूरा खत्म हो गया उसके लिए, तो किसान को ज्यादा लॉस होगा।
सेकंड, अब इसने भी अगर 350 में खरीद लिया, 350 में खरीद लिया, अब गुड़ पे तो कोई एमएसपी है नहीं, इस पे तो कोई गवर्नमेंट एमएसपी नहीं दे रही, तो जो लोग इसको क्या है एनिमल्स के यूज में या पशुओं के यूज में लेके आते हैं, वो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, महंगा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसको भी लॉस होगा, इसको लॉस होगा तो ये भी 350 में क्यों खरीदेगा, ये इसको ये बंद करना पड़ेगा अपना इनपुट। अब जो प्रोड्यूस आ रहा है एनिमल्स के यूज में, तो किसान क्या उसको, या जो भी इंसान जो अपने एनिमल्स का ले रहा है, यूसेज ले रहा है, वो 350 की बजाय कोई दूसरा अल्टरनेटिव सर्च करेगा, और वो गुड़ क्यों खिलाएगा इतनी महंगी चीज। तो यहाँ पे पूरी साइकिल डिस्टॉर्ट हो सकती है, पूरी साइकिल डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो ये चीज देखनी थी कि अब क्या है, अभी बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो अभी हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग फार्मर्स। तो सच अ लॉ कुड क्रिएट द डिस्पैरिटी बिटवीन फार्मर्स ग्रोइंग सपोर्टेड क्रॉप्स एंड दोस ग्रोइंग अदर्स। तो इसमें क्या डिस्पैरिटी भी हो सकती है। अब जो एमएसपी पे ग्रो कर रहा है उसको तो एमएसपी प्राइस मिल जाएगा, एमएसपी क्या होती है, मिनिमम गारंटीड प्राइस होता है कि भाई ये तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अब उनको मिल गया, लेकिन जो एमएसपी वाली क्रॉप नहीं हुआ रहा, वो तो नहीं उस प्राइस पे सेल कर पाएंगे, तो उनको प्राइस कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी आ जाएगा बिटवीन टू पीपल्स। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है, नॉर्थन स्टेट्स ने गन्ना या वीट वगैरह अच्छे से उगाया, तो अब नॉर्थन स्टेट्स का जैसे पंजाब, यूपी या हरियाणा, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर वेल डेवलप्ड है, अच्छा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स। सेकंड बात करते हैं फार्मर्स ग्रोइंग अनसपोर्टेड क्रॉप्स दे मे फेस डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो वही सेम चीज जो हमने अभी बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर फ्रॉम ट्रेडर्स। तो अगर पीक हार्वेस्ट टाइम, अच्छा खासा हार्वेस्ट टाइम हो रहा है, अभी बहुत सारी फसल कट रही है, कट करने के बाद वो मार्केट में आई, तो उस टाइम क्या करते हैं जो ट्रेडर होंगे वो उसको परचेज करेंगे, क्योंकि उस टाइम प्राइस कम होगा। जब कोई भी चीज की कोई डिमांड और सप्लाई वाली बात है, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या घट जाएगा। अब हार्वेस्ट का टाइम है तो उस टाइम सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, अब सप्लाई ज्यादा होगी तो ट्रेडर्स क्या, जो प्राइवेट जो उनको स्टॉक करना है, वो उसको उस टाइम परचेज करेंगे, तो उस टाइम परचेज करेंगे, और जब प्राइस महंगा हो जाएगा, जब डिमांड बढ़ेगी, तब उस टाइम उसको सेल आउट करेंगे। तो ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट ट्रेडर्स दे रेसिस्ट एनी लीगल एश्योरेंस ऑफ एमएसपी। तो प्राइवेट जो ट्रेडर्स है वो क्यों मना कर रहे हैं एमएसपी का, क्योंकि अगर प्राइस सेम रहा है तो प्राइस सेम रहने की वजह से उनको सेम प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा, तो इसमें हार्वेस्ट का टाइम का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन, तो गवर्नमेंट क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या बहुत सारी क्या है एग्रीकल्चर स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा, या जो भी ग्रेन्स वगैरह है इकट्ठा करना है, किस प्राइस पे, एमएसपी पे। तो गवर्नमेंट को भी पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। अगर पेमेंट करने में दिक्कत आ रही, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट फिर पेमेंट को डिले करती है, डिले करेगी तो फिर किसानों को दोबारा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर उनकी 1 साल 2 साल तक पेमेंट नहीं आएगी तो वो फिर सेकेंड ईयर में जो उनका सेकेंड साइकिल होगा फसल उगाने का, वो फिर वहां से पैसा कहाँ से लेके आएगी, आइदर बैंक से लोन लेके, या फिर किसी भी ऐसे ही जो हमारा किसी भी पर्सन से जो उनको नोन होगा या नोन होगा, गाँव में जो भी सेठ वगैरह होते हैं, बनिया होते हैं, उनसे वो लोन उठाएंगे, तो यहां से फिर उनको डेप्ट ट्रैप वाली दिक्कत दोबारा आएगी। थर्ड हम बात करते हैं सोसाइटल इम्प्लीकेशंस। तो डिस्टॉर्टिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड एक्सेसिव प्रोक्योरमेंट, इट कुड हैव ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस। कैसे? इट विल अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये बात कर रहा है कि अगर आप क्रॉपिंग का ही पैटर्न चेंज कर रहे हो, तो इससे हमने पढ़ा था कि सॉइल की हेल्थ पे दिक्कत होगी और बायोडाइवर्सिटी पे दिक्कत होगी, तो इससे क्या है हमारी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप फोकस कर रहे हो उस क्रॉप पे जो एमएसपी पे है, आप मिलेट्स वगैरह पे इतना फोकस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक्सेसिव में फूड तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स वगैरह है, उसकी आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, तो यहाँ से फिर से फूड सिक्योरिटी में भी दिक्कत आएगी, और फिर इन दोनों की वजह से एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें अभी हमने पढ़ा है कि एमएसपी से जुड़ी हुई क्या क्या दिक्कतें थी। अब हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, किसको, इनकम्स ऑफ द फार्मर्स प्रोटेक्ट करनी है, तो लीगलाइजिंग एमएसपी के अलावा गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है। तो फर्स्ट क्या है कि कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट करो, डायरेक्ट पेमेंट करो एमएसपी, ताकि वो रिलाई ना करे। डायरेक्ट पेमेंट जैसे कि पीएम किसान स्कीम जो गवर्नमेंट की है, वो कितना पेमेंट प्रोवाइड करती है, 6000 पर ईयर, 6000 पर ईयर प्रोवाइड करती है, 2000 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फार्मर्स को डायरेक्ट पेमेंट प्रोवाइड करो आप, अगर डायरेक्ट मनी या सब्सिडी की तरह डायरेक्ट आप मनी प्रोवाइड करोगे, जिससे वो एमएसपी पे रिलाई नहीं करेगा।
तो इससे फार्मर्स क्या है कि स्टेबल इनकम भी हो जाएगी और अपना जो सीड्स वगैरह परचेज करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो उससे उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे भी हो रही है, क्योंकि अगर मार्केट कम है उसका प्राइस कम मिल रहा है उसको, अपने जो आउटपुट है, एग्रीकल्चर आउटपुट होगा कमोडिटी का, जो आइटम्स का, उसको सेल करने के बाद जो पैसा आया वापस, अगर वो कम आ रहा है तो वो सीड्स वगैरह ये अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती जाएगी, एफिशिएंसी कम होती जाएगी, तो वो डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो क्रिएट हो जाएगी। तो अगर उसको डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी तो वो मार्केट पे इतना रिलाई नहीं करेगा और उसको एमएसपी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट्स अबाउट फिक्सिंग द बिगर प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स नॉट हैविंग इनफ मनी। अभी क्या दिक्कत थी कि उनके पास पैसा ही नहीं होता सीड्स वगैरह परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए, तो जो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, तो ये क्या इसको फिक्स आउट करेगा, और अगर उनको उनके पास अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो ये इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। सेकंड बात है कि इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, इट कुड इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रेटजी। तो जो अगर डायरेक्ट इनकम आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके भी बहुत सारे तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारी स्टेजेस हो सकती है या बहुत सारी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश पेमेंट टू फार्मर्स टू सप्लीमेंट देयर इनकम एंड एलिविएट फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो ये तो वही सेम बात जो हमने पहले की थी। द गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग द पीएम किसान स्कीम, जो पीएम किसान स्कीम हमने पढ़ी, तो ये गवर्नमेंट क्या है इसी को एक्सपेंड कर सकती है कि अभी 6,000 दे रही तो 10,000 या 15,000 इस तरीके से इसी स्कीम को एक्सपेंड कर सकती है और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक्सपेंड कर सकती है। अभी किस किस सेक्टर में दी जा रही है, मान लो अभी फिशरी सेक्टर में दे रही है, डेयरी में, एग्रीकल्चर में दे रहे हो, तो इसको और एक्सपेंड की जा सकती है। तो ये क्या करेगा, एक प्राइस सपोर्ट पैकेज की तरह काम करेगा। सेकंड बात है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी तो अभी भी देती है गवर्नमेंट, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को और कॉम्प्रिहेंसिव या और ओपननेस के थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और पीएम किसान स्कीम की जो पेमेंट्स होती है फार्मर्स को, वो रिवेन्यू न्यूट्रल मैनर में होनी चाहिए। जैसे अभी तो सभी फार्मर्स के लिए बराबर है 6,000 रुपीज, तो रिवेन्यू कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा उससे अभी फर्क नहीं पड़ता। दिस स्कीम करंटली प्रोवाइड्स फार्मर्स विद ₹6,000 पर ईयर इन द डायरेक्ट कैश पेमेंट। तो ये पढ़ लिया हमने। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम, इंट्रोड्यूसिंग इंश्योरेंस स्कीम दैट कुड कंपेंसेट फार्मर्स फॉर इनकम लॉसेस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक क्रॉप फेलियर, प्राइस वोलेटिलिटी और एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो ये तो इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट है अभी भी प्रोवाइड करती है थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंसीज। ऑफरिंग सब्सिडी और ग्रांट टू सपोर्ट एग्रीकल्चर इनपुट्स, अभी इनपुट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, सब्सिडीज या ग्रांट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कि भाई वेरियस बहुत सारे इक्विपमेंट से जो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत सारा हेल्पफुल हो सकते हैं या उनके काम को कम कर सकते हैं, तो आप क्या उन पे ग्रांट प्रोवाइड करो या सब्सिडी प्रोवाइड करो। एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू हायर वैल्यू क्रॉप्स, जिन जो भी क्रॉप्स हायर वैल्यूज की है तो उनको मोटिवेट करो कि वो अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करे, उन क्रॉप्स की तरफ जाए जिनमें क्या है जो वैल्यू है जिनकी बहुत ज्यादा हाई है। प्राइस डिफरेंशिएशन पेमेंट ऑप्शन, तो एक स्कीम जैसे मध्य प्रदेश और हरियाणा की है भावांतर भुगतान पेमेंट योजना, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ये कह रहा है कि प्राइस डिफरेंस पेमेंट ऑप्शन रखो। आप जो किसान है वो जाएगा मंडी में सेल करने और वो जाके बेच के आया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एमएसपी इस पे क्या प्राइस है, 1,500 रुपए किसी क्रॉप का पर क्विंटल, तो तुम जाके सेल करके हो, अगर वहां पे कोई तुम्हारा 1,300 रुपीज में परचेज कर रहा है तो आप क्या करो, आप गवर्नमेंट को वो स्लिप दो, तो गवर्नमेंट आपको 200 रुपीज का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी एक स्कीम अभी चल भी रही थी, भावांतर भुगतान योजना। द गवर्नमेंट कैन आल्सो कंसिडर पेइंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड द रेट एट विच द फार्मर सेल। वही सेम चीजें जो अभी हमने समझी थी। हरियाणा और मध्य प्रदेश दे हैव ट्राइड दिस ऑप्शन अंडर अ स्कीम कॉल्ड भावांतर भरपाई योजना, प्राइस डिफरेंस कंपेंसेशन स्कीम। Under the MP's Madhya Pradesh Bhavantar Bhugtan Yojana, the state government paid farmers the difference between MSP for crops and their average जो market rate है उसके। Farmers got money if they had to sell their produce in the open market below MSP। तो सेम चीज वही बात कि अगर MSP में तुम जा रहे हो, ओपन मार्केट में सेल कर रहे हो, तुम्हें वहां पे अगर 1,300 रुपीज में तुम्हारी वो सेल हुई है, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है MSP में और जो उस प्राइस में, वो डिफरेंस कौन है 200 रुपए का, तो वो कौन देगा, गवर्नमेंट। सेम चीजें वही। थर्ड चीज अभी क्या है कि व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स दैट आर रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फार्मर्स क्या एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डब्ल्यूटीओ से क्यों बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए डब्ल्यूटीओ से, ये जितने भी हमारे एफटीए है उन सब फ्रीज करना चाहिए। तो यहां से मार्केट एक्सेस, फार्मर्स आर कंसर्न दैट द एफटीए एंड डब्ल्यूटीओ रेगुलेशन
it lead to increase the competition from cheaper agriculture imports which can cut domestic prices and harms local producer. सेम चीजें जो मैंने कहा था कि भाई दूसरे देश में क्या है, अगर उनका प्राइस, उनका जो प्रोडक्ट्स है वो कम पैसों का है या चीप सस्ता है थोड़ा, तो क्या है जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनके लिए अपना प्रोडक्ट सेल करना डिफिकल्ट होगा. तो फार्मर्स परसीव दीज एग्रीमेंट्स एज फेवरिंग एमएनसीज एंड लार्ज स्केल एग्री बिजनेस और स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर. तो फार्मर्स इस चीज को कैसे देख रही है कि गवर्नमेंट उनको फेवर ना करके गवर्नमेंट किसको फेवर कर रहा है, एमएनसी और जो बिगर साइज कंपनीज है उनको. सेकंड चीज, इंपोर्टेड गुड्स. तो दिस एग्रीमेंट दे लीड टू इन्फ्लक्स ऑफ सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हिच कैन फ्लड द डोमेस्टिक मार्केट. कि लेट अस सपोज करो कि अगर ब्राजील में शुगर प्रोड्यूस हो रही है और वहां का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर का कितना आया, 40 रुपीज आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी. तो वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 10 रुपए का, तो वहां का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 रुपीज. गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी. अब वो इंडिया में सेल कर रहे हैं कितने में, 35 या 40 में कर रहे हैं. अब इंडियन जो डोमेस्टिक हमारी जो मार्केट है वहां पे एग्रीकल्चर का हमारा प्रोडक्शन कितना है, 50 रुपीज का. अगर 50 रुपीज का रहा है, हम सेल कर रहे हैं उसको 52 या 55, इवन 50 में ही मान लो बेटा सपोज करो. लेकिन ये जो प्राइस डिफरेंस है इसकी वजह से कंज्यूमर जो होगा, तो कंज्यूमर किसको ज्यादा परचेज करेगा, इस वाले को. अब इस वाले को परचेज करेगा ब्राजील की शुगर को, तो इससे बेनिफिट किसको होगा, ब्राजील के फार्मर्स को बेनिफिट होगा. तो जो हमारे डोमेस्टिक जो लोकल जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट नहीं होगा. तो जो हमारे जो फार्मर्स है इस चीज को एक तरीके से इस चीज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अभी जो सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो हमारी कंट्री के मार्केट में फ्लक्स कर रहा है, तो आप इस चीज को स्टॉप करो और जो इतने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको फ्रीज आउट करो. नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो इंटरनेशनल जो ट्रेड एग्रीमेंट है आल्सो इंपोज रेगुलेशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इंडियन फार्मर्स दे फाइंड बर्डनसम और इनकम्पेटिबल विद द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स. अभी क्या है कि दूसरे देशों से प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है, लेकिन अब हम अपना प्रोड्यूस अगर दूसरे देश में भेज रहे हैं तो हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो रही है. अब डब्ल्यूटीओ के अंदर हमने देखा है कि फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी जो मेजर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या है कि बाहर के देशों की गवर्नमेंट क्या है उनके फर्टिलाइजर्स कितना यूसेज है, इतने परसेंटेज से कम यूज करना चाहिए, इसमें केमिकल इतने परसेंट से कम यूज होना चाहिए. तो इसकी वजह से जो हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको इतनी नॉलेज है नहीं, वो फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज करते हैं. तो उनके लिए क्या है कि इस चीज से क्या बर्डनसम और इनकम्पेटिबल हो जाते हैं जो हमारी ग्लोबल मार्केट्स है उसमें अपना प्रोडक्ट्स को सेल करने में. तो इनकम्पिटिटिव हो गया हमारा प्रोडक्ट एक तरीके से. तो इट कुड लीड टू इंक्लूड द रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू पेस्टिसाइड यूज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. सेम चीज जो हमने अभी डिस्कस की. sovereignty and autonomy. Some farmers they view withdrawal from WTO and freezing of FTA as way to regain the sovereignty and control over India's agriculture policy. तो अभी अगर हम WTO के मेंबर्स हैं तो फार्मर्स ये थिंकिंग है, ये सोच रहे हैं कि WTO जो है हमारी सोवर्निटी को डाइल्यूट कर रहा है. क्यों डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या है WTO के रेगुलेशंस या रूल्स होगी उनको फॉलो करेगी, उन्हें फॉलो करने के चक्कर में जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेगी. तो एक तरीके से हमने अपनी जो सोवर्निटी है वो लूज कर दी है. तो अगर हम WTO से विड्रॉ करेंगे या FTA अपना फ्रीज करेंगे तो इससे हम अपनी सोवर्निटी और कंट्रोल जो इंडियंस के लोकल जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज है उस पर कंट्रोल कर पाएंगे. तो दे आर्ग्यू दैट सच एग्रीमेंट दे लिमिट द गवर्नमेंट एबिलिटी टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज दैट विल प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स. तो ये कह रहे हैं कि ये जो WTO की मेंबरशिप है और जो हम जितने भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या है जो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही किसको, स्मॉल स्केल फार्मर्स को. तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही इस रीजन की वजह से. अभी हम बात करते हैं कि अभी क्या करंट स्टेट क्या है एमएसपी की और फार्मर्स की डिमांड प्रेजेंट में. तो करंट एमएसपी वर्सेस फार्मर्स की क्या डिमांड है एमएसपी से. तो एमएसपी फॉर व्हीट इज सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द राबी मार्केटिंग सीजन 2024 to 25 is rupees 2275 per quintal. तो which is higher than the imputed cost that is demanded by the farmer C2 plus 50%. तो अभी जो wheat के लिए जो मिल रही है कितनी सब MSP वो कितनी है 2275, 2275 रुपए. ये C2 plus 50% से ज्यादा है प्रेजेंट. सेकंड, MSP is based on the formula A2 plus FL which includes only paid out cost that is incurred by the farmers.
रिजल्टिंग इन द लोअर एमएसपी दैट इज कंपेयर टू C2 प्लस 50%। अभी A2 प्लस FL क्या है? A2 में क्या है, एग्रीकल्चर जितने भी इनपुट्स होंगे, जितना भी सीड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट प्लस फार्म लेबर्स, जो तुमने लेबर्स यूज किए है अपने प्रोड्यूस को बनाने में, या जो भी एग्रीकल्चर कॉमोडिटी आप उगा रहे हो, तो उसको उगाने में या बनाने में आपने जो भी फार्म लेबर्स पेड आउट किया है, या इवन जो तुम्हारी फैमिली का लेबर्स होगा वो भी इसमें इंक्लूड होता है। C2 में क्या है, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो तुम्हारा कैपिटल यूज हो रहा है और जो तुम्हारा रेंट है उस पे रेंट, ये सब भी इंक्लूड होता है C2 में। तो C2 क्या है, A2 प्लस FL से ज्यादा होता है। एमएसपी वीट के लिए कितना है, C2 प्लस 50% से ज्यादा है। कितना है अभी, 2275। CACP रिकमेंड करती है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और मेथोडोलॉजी क्या फॉलो करती है उसके बारे में बात करते हैं। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP रिकमेंड करती है एमएसपी किस फॉर्मूले के बेसिस पे, A2 प्लस FL के फॉर्मूले पे, विच कंसिडर्स ओनली पेड आउट कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, सिर्फ इन चीजों की बात करता है। This is different from the C2 formula, which includes the additional factor like rental values of owned land and interest on fixed capital। ये हम बात कर चुके, समझ चुके इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर व्हीट इन पंजाब। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज C2 कितना है अभी, 1503 है पर क्विंटल। एमएसपी कितना है, 2275। तो C2 प्लस 50% से ही जाता है। तो इसका मतलब है फार्मर्स को कितना ज्यादा मिल रहा है पर क्विंटल पे, 772, 772 रुपए ज्यादा मिल रहा है। और रिटर्न कितने परसेंट है, 51.36% है ओवर C2। और डिमांड कितनी है, 50% की। मिल कितना रहा है, 51.36%। सेकंड, पैडी के लिए रिटर्न फॉर द पंजाब फार्मर्स ओवर C2 वाज 49% एंड इट वाज 152 ओवर A2 प्लस FL। C2 से कितना ज्यादा है पैडी के लिए, 49% है, बट A2 प्लस FL से कितना ज्यादा दिया जा रहा है, 152% दिया जा रहा है, ऑलरेडी ये दिया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं, हमने भी डिस्कस किया सब कुछ एमएसपी से रिगार्डिंग जो भी इशूज थे या फार्मर्स के जो भी इशूज थे उनकी क्या क्या डिमांड थी। अभी हम बात करते हैं एमएसपी है क्या, एक्चुअल में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी डिमांड हो रही है वो एमएसपी है क्या। तो एमएसपी क्या है, मिनिमम गारंटीड प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतने में कम से कम हम ये चीज कोई भी जो क्रॉप होगी उसको परचेज करें। तो एमएसपी को कौन रिकमेंड करता है, CACP रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करती है। याद रखना है कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स CACP कंसीडर करती है। तो फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा प्रीलिम्स में। तो फैक्टर्स क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस ट्रेंड, इंटर क्रॉप प्राइस वेरिटी एक्सेट्रा। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस इसका, ये भी इसको कंसिडर करेगा। तो डिमांड और सप्लाई, मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले ईयर क्या ट्रेंड था, नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, अभी A2 प्लस FL प्लस C2 की बात कर रहे थे। और डिमांड सप्लाई क्या है, क्या इस चीज की डिमांड है या नहीं है, अगर डिमांड है तो सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास कितनी हो सकती है, अगर इनफ सप्लाई है तो उस पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो एमएसपी दे के फार्मर्स को एनकरेज किया जाए कि वो उसको प्रोड्यूस करे, उसकी डिमांड पूरी हो पाए। CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस, याद रखना है CACP जो ऑफिस है वो किसके साथ अटैच्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म लेबर्स। और कब आया था ये एग्जिस्टेंस में, 1965 में। तो ऐसे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट प्री में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना, 1965 में आया था और एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये फाइनल डिसीजन लेगी, इसको अप्रूव करेगी किसको, एमएसपी। MSP is aimed at ensuring remunerative prices to grow for their produce and encourage the crop diversification. क्रॉप्स अंडर एमएसपी, अभी बात करेंगे क्रॉप्स अंडर एमएसपी के अंडर 22 क्रॉप्स आती है, 23 क्रॉप्स आती है, तो वो कौन कौन सी है। ये शुगर केन है, तो शुगर केन पे एमएसपी नहीं मिलता तो FRP मिलती है। तो क्या स्टेट्स इस एमएसपी के प्राइस को बढ़ा सकती है, अगर बढ़ा सकती है तो उसका नाम क्या होगा, स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस। क्रॉप्स अंडर एमएसपी, तो CACP रिकमेंड एमएसपी फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, 22 क्रॉप्स है, 14 प्लस 6 प्लस 2, 6 राबी, 2 कमर्शियल क्रॉप्स, तो 22 टोटल। The mandatory crops include 14 crops of kharif season, 6 rabi crops and 2 other commercial crops, cash crops जिनको हम बोलते हैं। 3 kinds of production cost, अभी EL, FL और C2 की हम बात कर रहे थे उसको पढ़ते हैं। तो ये कहता है CACP project 3 kinds of production cost for every crop, both at the state as well as all India average।
तो A2 क्या कवर करता है, पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर्स, जैसे सीड्स वगैरह के लिए जो उसने कोई लेबर हायर किया है उसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्ड लेबर या लीज इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एक्स्ट्रा। तो इन सब चीजों को A2 में कंसिडर किया जाता है। अगर A2 प्लस FL देखेंगे तो इसमें क्या इंक्लूड करेगा, A2 प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। भाई जो हमारी खुद की फैमिली की जो लेबर है उसको तो हम पेड आउट नहीं कर रहे हैं ना, उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो A2 प्लस FL में जो खुद की फैमिली की लेबर है उसको काउंट किया जाएगा। सेकंड C2 दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, तो ये बात करता है कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारा कैपिटल्स है उन सबको भी काउंट करेगा, उसके अलावा कैपिटल्स के अलावा जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स वगैरह उनको काउंट करेगा, प्लस उसके अलावा ये बात करेगा कि जो मेरे पास लैंड है तो लैंड को मैं कितना रेंट पे दे सकता था, इन सब फैक्टर्स को भी ये काउंट करेगा। CACP consider both A2 plus FL and C2 cost while recommending MSP. CACP reckons on A2 plus FL cost for return, तो रिटर्न जो कॉस्ट आनी चाहिए MSP जो डिसाइड होती है, तो CACP किसको रिकॉग्नाइज ज्यादा करता है, A2 plus FL को। However, C2 cost are used by CACP primarily as the benchmark reference cost, opportunity cost to see if the MSP recommended by them at least cover these costs in some of major producing states। तो कुछ फैक्टर्स में क्या है, CACP अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई फार्मर्स दूसरी बिजनेस या दूसरे सेक्टर में ना जाए, कम से कम इतना तो आउटपुट या इतना तो उनको मिलना चाहिए, इतना तो रिटर्न उनका होना चाहिए, तो उस कंडीशन में MSP को रिकमेंड करने से पहले CACP क्या करता है, C2 कॉस्ट को भी देखता है। अब ये बात करते हैं नीड फॉर MSP। The twin drought of 2014 and 15, it forced the farmers to suffer from declining commodity prices। अब दो ड्रॉट एक साथ आए 2014 और 15 में, इसने फार्मर्स को सफर करने के लिए फोर्स किया। फार्मर्स क्या सफर कर रहे थे उस टाइम। द ट्विन शॉक ऑफ डिमोनेटाइजेशन एंड द रोल आउट ऑफ GST, इट क्रिपर्ड द रूरल इकोनॉमी, इसने गांव की इकोनॉमी, दो शॉक्स कौन से, डिमोनेटाइजेशन एज वेल एज GST का आना, इससे क्या है कि गांव की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई एक तरीके से, और प्राइमरी जो नॉन फार्म सेक्टर थे उनमें, लेकिन एग्रीकल्चर में भी। नेक्स्ट देखते हैं, स्लो डाउन इन द इकोनॉमी आफ्टर 2016-17 फॉलोड बाय द पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, इट एंश्योर्ड दैट द सिचुएशन रिमेन्स प्रिकॉरियस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स। तो क्या क्या कि 2016-17 के बाद एक स्लो डाउन था, एक फेज आ रहा था, उसके बाद कोविड पेंडेमिक हुआ, तो इसने क्या जो हमारी कंडीशंस थी उनको सेम ही रखा और ज्यादा खराब किया फार्मर्स के लिए। हायर इनपुट प्राइसेस फॉर डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, अब देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अब डीजल के या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रैक्टर का, जनरेटर का जो यूसेज है इरिगेशन के लिए, उसका भी क्या, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इनपुट कॉस्ट जो फार्मर्स की आ रही है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ रही है, तो इस सब ने क्या है कि जो दुख है किसानों का वो बढ़ाया है, वो घटाया नहीं। It ensured that the farmers they receive a fair price for their crops, which helps in reducing farm distress and poverty। तो ये बात कर रहा है कि MSP ने क्या कोशिश की है कि जो फार्म सेक्टर में डिस्ट्रेस है, दुख है या पॉवर्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश है MSP। This is particularly crucial in states where agriculture is a major source of livelihood। तो किन स्टेट में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन स्टेट्स में जहां एग्रीकल्चर ही वन ऑफ द मेजर सोर्स है लोगों की लाइवलीहुड के लिए, रोज का खान पीन के लिए एग्रीकल्चर ही एक बेसिकल ऑक्यूपेशन है, तो उन स्टेट्स में इसका मेजर रोल होता है MSP का। अभी हम बात करते हैं कंसर्न्स रिलेटेड टू MSP इन इंडिया। फर्स्ट है कि लिमिटेड एक्सटेंट है। MSP ऑफिशियली अनाउंस्ड किसके लिए, 23 क्रॉप्स के लिए, बट इन प्रैक्टिस ओनली 2 क्रॉप्स दैट इज राइस एंड व्हीट। ज्यादा फोकस किस पे दिया जा रहा है, राइस और व्हीट पे दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या है कि एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मिड डे मील वगैरह स्कीम में देखते हैं या जो राशन स्कीम है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। कौन सी स्कीम है, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रॉप MSP इम्प्लीमेंटेशन इज एडहोक एंड इनसिग्निफिकेंट। दूसरी क्रॉप्स के लिए MSP का इम्प्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि ज्यादातर लोगों ने फोकस किस पे किया, राइस और व्हीट पे किया। This means that the majority of the farmers they growing non-target crops do not benefit from the MSP। तो अगर कोई राइस और व्हीट का मतलब अगर वो नहीं ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अलावा जो ग्रो कर रहा है उनको लॉस हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, तो वो इतना बेनिफिट MSP से नहीं उठा पाए।
तो इसका एक्सटेंड क्या है, लिमिटेड रहा है, सिर्फ 2 क्रॉप्स के लिए, राइस और व्हीट के लिए मेजर। सेकंड बात करते हैं इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अगर इंप्लीमेंटेशन हुआ है एमएसपी का तो वो भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। शांता कुमार कमेटी इन इट्स 2015 रिपोर्ट इसने बताया कि ओनली 6% ऑफ द एमएसपी वाज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द फार्मर्स। तो फार्मर्स कितने परसेंट एमएसपी रिसीव कर पा रहे थे? ओनली 6% जो फार्मर्स है वही एमएसपी का बेनिफिट रिसीव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो एमएसपी का इंप्लीमेंटेशन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। हमारी जो मंडी सिस्टम है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। और अगर मंडी डेवलप हुई है तो किन स्टेट्स में अच्छे से हुई है? हरियाणा और पंजाब में। तो जो फार्मर्स है हरियाणा पंजाब के वही एमएसपी का ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। सेकेंड बात करते हैं दिस सजेस्ट दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फार्मर्स अराउंड 94% दे डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एमएसपी। द प्राइम रीजन फॉर दिस इज इनएडुकेट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म एंड मार्केट एक्सेस फॉर द फार्मर्स। सेम बात जो अभी हमने ऊपर की थी वही चीज यहाँ पे लिखी गई। स्क्यूड क्रॉप डोमिनेंस। तो स्क्यूड क्रॉप डोमिनेंस का मतलब है कि कुछ क्रॉप्स को ज्यादा फेवर किया गया ओवर अदर्स क्रॉप्स। तो जिनको एमएसपी मिल रही थी जिन क्रॉप्स पे लोगों ने उनको ज्यादा फेवर किया है तो लोग उनको ग्रो करने के लिए ज्यादा एनकरेज हुआ है। तो दूसरी क्रॉप्स को इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। इसकी वजह से हमने अभी दिक्कत वगैरह भी पड़ी, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में दिक्कत हुई है, क्या क्या हमारी सोइल्स को दिक्कत हो रही है। और जिन जगह अच्छे से राइस या व्हीट नहीं उगाया जा रहा है तो वहां के किसानों के लिए भी दिक्कत हुई है। क्यों? उससे रीजनल डिस्पैरिटी आई है। और इवन एक एरिया में भी डिस्पैरिटी आई है अमंग द टू फार्मर्स, जो इस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जो नहीं ग्रो कर रहे। नेक्स्ट, मिडिलमैन डिपेंडेंसी। एमएसपी बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट होती है इसमें कौन कौन इंटरमीडियरी होता है? मिडिलमैन होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं और ऑफिशियल्स होते हैं। कहां से? एपीएमसी। तो लोग किस पे डिपेंड करते हैं जो हम अपना प्रोड्यूस एमएसपी बेचने जाएंगे? इन सब ऑफिशियल्स पे, कमीशन एजेंट, मिडिलमैन और ऑफिशियल्स किसके? एपीएमसी। तो इन पे डिपेंड करते हैं। अब इन पे डिपेंड करते हैं कार्टेल सिस्टम, आपने सुना होगा कि ये प्राइस कम में परचेज करेंगे, एक दूसरे से साठ घाट करके प्राइस फार्मर्स को कम देंगे और गवर्नमेंट से ज्यादा देंगे। Smaller the farmers in particular, they may find it challenging to access these channels, leading to inefficiency and reduce the benefits for them. अगर कोई छोटा फार्मर्स है, वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, उसने अगर प्रोड्यूस किया है कि 10 कुंटल आ गया है या 15 कुंटल आ गया, तो उसके पास बार्गेनिंग पावर कम होगी। अब बार्गेनिंग पावर कम होगी तो वो कम प्राइस में भी उसको बेच के चला जाएगा। 15 कुंटल में अगर 10 रुपए का भी डिफरेंस है तो सिर्फ 150 रुपए के लिए वो फाइट नहीं करेगा। 150 रुपए के लिए फाइट नहीं करेगा तो वो उसको बेच के चला जाएगा। तो मिडिल मैन पे उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, जो स्मॉल फार्मर्स है। तो अगर उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है और उनको बेनिफिट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है एमएसपी जिनको मेजर फोकस में की गई थी वही इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को वो सारा बफर स्टॉक में रखना भी है, परचेज करना है, एक्सचेकर पे कितना ज्यादा लॉस होगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास उतना है या नहीं है, और उसको स्टोरेज की दिक्कत भी होगी, स्टोरेज के बाद उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है अंडर वेरियस स्कीम्स। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन है एमएसपी की वजह से। अभी हम वे फॉरवर्ड देखते हैं, क्या किया जा सकता है, एमएसपी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और अगर एमएसपी नहीं दे रहे तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट चीज है कि एनकरेज करना चाहिए फार्मर्स को, किसके लिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, दूसरी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए अगर वो दूसरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा की भी एक स्कीम है कि वहां पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए फार्मर्स को कुछ डायरेक्ट कैश में पेमेंट की जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट ऑफ क्रॉप्स है एलिजिबल फॉर एमएसपी सपोर्ट वो बढ़ जाएगी। हमें एमएसपी जो है वो बढ़ा देनी है, ठीक है, एक्सपेंड करनी है दूसरी क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट, एड्रेसिंग एमएसपी इशू रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच होगी? बैलेंस्ड होगी, जो क्या कंसीडर करेगी? बोथ द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड द ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इसमें क्या है, हमें दोनों चीज कंसीडर करनी है, फार्मर्स का इंटरेस्ट भी देखना है और अपनी इकोनॉमी भी देखनी है कि क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रिविजिटिंग एमएसपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी एंड एंश्योरिंग अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग एमएसपी। अब एमएसपी का जो प्रोसीजर है, जो वो भी फॉर्मूला है हमारे पास C2 A2 प्लस FL, तो हमें उसको वापस से देखना है, रिवाइज करना है कि क्या वो सही है नहीं है। वो सही है तो हमें जो भी बेटर होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, जो फार्मर्स के लिए, तो उस फॉर्मूले को ध्यान में रख के हमें 50% उस पर रिटर्न देना चाहिए। तो इससे क्या है, जो कंसर्न होगा फार्मर्स का वो रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आज के लिए इतना ही था एमएसपी पे। इसके अलावा शायद कुछ ही बचेगा इस टॉपिक पे। हमने देखा कि फार्मर्स की क्या क्या प्रोटेस्ट थी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनकी क्या क्या 12 पॉइंट एजेंडे में 12 जो मांगे थी वो क्या क्या थी। फिर हमने पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा कि
क्या क्या एमएसपी देने की वजह से हम क्यों नहीं गवर्नमेंट दे रही, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और देने से हमें क्या फायदे है, क्या नुकसान है और एक्चुअल में एमएसपी है क्या। तो अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी ने एमएसपी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्या क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ये आया था, इन द केस ऑफ सीरियल्स pulses and oilseeds the procurement at minimum support price that is MSP is unlimited in any state or UT of India। ये कह रहा है कि जो भी सीरियल्स और पल्सेस है या oilseeds है जो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है एमएसपी पे वो अनलिमिटेड है इन एनी स्टेट या यूटी। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है, अनलिमिटेड नहीं है। हमने गन्ने के केस में बात की थी ना, पर्चेज सिस्टम या कोटा सिस्टम। सेकंड है, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट या यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि क्या किसी भी चीज का प्राइस हम इतना सेट कर सकते हैं कि मार्केट वहां तक पहुंचे ना। मार्केट किस चीज पर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड और सप्लाई पे। अब गवर्नमेंट ने एमएसपी दी है, अब गवर्नमेंट एमएसपी ऐसे ही अनलिमिटेड अमाउंट तो नहीं दे सकती, कुछ सोच के देगी। तो गवर्नमेंट ने मान लो कुछ भी बढ़ा के 50% बढ़ा के दे दिया कुछ भी। अब कल ऐसा है कि उसकी सप्लाई बहुत कम होगी तो मार्केट में क्या ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इससे ऊपर जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हमें क्या कीवर्ड देखना है, क्या कीवर्ड है, इज और आर करेक्ट। तो इसने करेक्ट पूछा है कौन सा है, तो ये दोनों इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन और टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है 2023 पीवाईक्यू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइगर सीड्स के लिए। गवर्नमेंट क्या एमएसपी प्रोवाइड करता है किसके लिए, नाइगर सीड्स के लिए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि अभी हमने बात की थी 22+1 23 क्रॉप्स के लिए। इवन शुगर केन के लिए एफआरपी होता है, एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो इसके लिए एफआरपी होता है शुगर केन के लिए। नाइगर इज अ कल्टिवेटेड सीड एज अ खरीफ क्रॉप। सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है, ये फैक्चुअल है, दोनों याद रखनी है आपको। सम ट्राइबल पीपल दे इन इंडिया दे यूज नाइगर सीड फॉर ऑयल फॉर कुकिंग। तो वो नाइगर सीड का जो ऑयल है कुकिंग के लिए यूज करते हैं कुछ ट्राइबल पीपल। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही थे, तो इसका आंसर होगा ऑल थ्री। ठीक है, तो आज हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन एमएसपी से रिलेटेड देखी। अगर इसमें कोई टॉपिक में कोई आपका बच जाता है या कोई छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।